हेलो एवरीवन, मैं जय शर्मा। स्वागत है नर्सिंग फाउंडेशन की एक और क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं ट्यूब फीडिंग के बारे में। नॉर्मली तो यहाँ फीडिंग लिखा है, बट जो फीडिंग होती है वो एनजी ट्यूब, जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, उसके थ्रू भी हम जो है फीडिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूब फीडिंग होती क्या है। ट्यूब फीडिंग कब की जाती है? जब पेशेंट जो है एबल नहीं होता है खुद से जो है खाने में, ओरल इनटेक लेने में, और उसका आईवी फ्लूइड के थ्रू भी जो है हम पूरा जो पोषण है या फिर उसकी जो फुलफिलमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल बॉडी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग जब वो क्राइटेरिया और थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, देन हम जो है एनजी ट्यूब फीडिंग कराते हैं। तो देयर आर द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। अलग अलग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एनजी ट्यूब भी कहते हैं। व्हाट वी से? एनजी ट्यूब। देन हम बात करते हैं शॉर्ट ट्यूब्स आर यूज्ड टू इंट्यूबेट द स्टमक। छोटी जो ट्यूब्स होती हैं वो स्टमक को इंट्यूबेट करने में काम आती है, जो कि डायरेक्ट गैस्ट्रेक्टमी के अंदर देखी जाती है। और दूसरी जो आती है वो आती है द ट्यूब इंसर्टेड फ्रॉम नोज टू स्टमक। और दूसरी आती है जो नोज से लेके जो स्टमक है वहां तक जो है फीडिंग कराई जाती है। देन हम बात करते हैं कि ना ह्यूमन के अंदर जो है कितना नीड होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, कितना नीड होता है हमारा फेट का, और कितना नीड होता है हमारे प्रोटीन का, एज कंपेयर्ड टू काउ, जो गाय होती है उससे। तो सी, ह्यूमन में 7%, फेट 35% और प्रोटीन 1.5%। लाइक और काउ में तीनों चीजें क्या रहती है? 4% ही रहती है। क्या रहती है? 4% ही रहती है। देन हम बात करें कि भाई एनजी ट्यूब के अंदर ये चीजें क्यों? बिकॉज एक जो पेशेंट है आपके सामने बेड रिडन है, प्रोलॉन्ग बेड रिडन है, उसको जब आपको ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए पता होनी चाहिए नर्स को कि how much amount of fluid, how much amount of feeding you required as per nutritional minerals criteria। न्यूट्रिएंट कितने चाहिए? लाइक कि 7% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा उसको, 35% उसको जो है फैट चाहिए होगा, प्रोटीन हमारे 1.5% चाहिए होगा, ऐसा सब। देन हम बात करते हैं ट्यूब जो होती है दो तरह की होती है। सबसे पहले जो लेविन ट्यूब होती है, ये सिंगल ल्यूमेन होता है। सिंगल ल्यूमेन जिसका मतलब एक ही मुंह होता है और जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, जो कि हमारे कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार की जो एनजी ट्यूब है हमारे को दिखती है यहाँ पे, जो कि इसे ग्रीन कलर की होती है, जिसका पर्टिकुलर एक ही ल्यूमेन होता है। देखो यहाँ एक आपको सिंगल ल्यूमेन जो है देखने को मिलेगा। इस फीडिंग को हम क्या कहते हैं? हम इस वाली ट्यूब, फीडिंग ट्यूब को कहते हैं लेविन। लेविन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर फीडिंग। ध्यान रखना, ट्यूब्स के पिक्चर्स देख लेना कैसी ट्यूब किस प्रकार की दिखती है, ताकि हमारे को ये पता रहे कि हमारे को जो है किस प्रकार से ट्यूब को देख के पहचान जाए कि ये एनजी ट्यूब कौन सी है। सिंगल ल्यूमेन देखते ही पहचान जाओ, जिसके खाली एक मुंह हमारे को पता होना चाहिए, वो नहीं। रिमूव गैस्ट्रिक कंटेंट विया सक्शनिंग और प्रोवाइड द ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग का काम भी करती है और गैस्ट्रिक लेवाज का काम भी करती है। यहाँ पे आपने इंजेक्शन इंसर्ट किया,
हमने ये इन सिरिंज को इंसर्ट किया, देन हम क्या करेंगे इस ट्यूब के फ्री कि लाइक मान लो ये हमारा स्टमक है यहाँ, और यहाँ पर जो है कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट जो है बढ़ चुके हैं, कुछ जो गैस्ट्रिक कंटेंट है यहाँ पर बढ़ चुके हैं, इधर कुछ किसी प्रकार की कोई जो है पॉइजनिंग हो गई है, इस किसी प्रकार की कोई जो है पॉइजनिंग हो गई है, तो हमारी जो ये ट्यूब है ये क्या कर देंगी, इधर से हम उसको क्या करेंगे, प्लंगर को खींचेंगे, इधर से जो है हम प्लंगर पिस्टन को खींचेंगे और इधर से जो सारा कंटेंट है वो धीरे धीरे हमारे बाहर आ जाएगा, धीरे धीरे जो है इसके थ्रू ट्यूब के थ्रू सक होके डायरेक्ट हमारी इधर भर जाएगा। तो इसका में भी आता है जिसको हम नॉर्मल क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट रिमूव करने के लिए गैस्ट्रिक लेवाज, गैस्ट्रिक लेवाज कहते हैं, हम लेते हैं अंदर से स्टमक के गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उनको, और इसका दूसरा नाम भी होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, स्टमक वॉश। स्टमक वॉश पिछली क्लास में अगर नहीं लिखा है तो इसको इस बार लिख लेना कि जो गैस्ट्रिक लेवाज है उसका ही दूसरा नाम क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक स्टमक भी होता है, स्टमक वॉश भी होता है। और दूसरा जो काम है वो हमारा क्या है इस ट्यूब का, दूसरा जो हमारा काम है वो क्या है, प्रोवाइड एनजी ट्यूब फीडिंग। हम जो है उसको क्या कर सकते हैं, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग भी करा सकते हैं। आई होप आपको ये जो 11 न्यू एनजी ट्यूब है वो समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसको आप एक बार डायग्रामेटिकली समझ लो, चाहो तो बना लो कि किस प्रकार से होता है। वैसे तो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको डायग्राम अपने आप समझ में आएंगे, और डायग्राम से ही आपको चीजें समझ में आएंगी, जितना चीजें हो सके दिमाग में बस। नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी साथ में चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है रटन विद्या के थ्रू याद कर लिया लिख के आ गए, समझ में कुछ नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। तो जो पढ़ो इस प्रकार से पढ़ना है कि यार इसका कोई पिक्चर हो सकता है क्या, यार ये कैसे दिखती होगी, ये ट्यूब क्या होती है, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, अच्छा एक ल्यूमेन वाला ऐसा दिखता है तो दो ल्यूमेन वाला कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे को मालूम होनी चाहिए और इसको हमारे को पढ़ना चाहिए। सेम चीज हम जो है वो किससे करेंगे, गैस्ट्रिक जो दूसरी ट्यूब है उससे करेंगे, दैट इज सेलम सम, सेलन सम से करेंगे। द डबल ल्यूमेन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज एन एयर वेंट यूज्ड टू डिकम्प्रेस द कंडीशन सक्शन। कंडीशन जो सक्शन होती है उसके अंदर जो है हमारे को एयर वेंट के लिए डिकम्प्रेस करने के लिए डबल ल्यूमेन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अंदर क्या लिख रखा है, द एयर वेंट इज नॉट क्लैम्प्ड। एयर जो वेंट हुई है उसको हमको क्लैम्प्ड नहीं करना है, क्लैम्प्ड में हमारे को उसको दबाना नहीं है, एंड इट्स केप्ट टू द अबोव द स्टमक, और इसको कहाँ रखना है, अबोव द स्टमक। चलो हमने जैसा एनजी ट्यूब बनाई थी वैसे ही हम एक बार जो है इसको सेलेंसम भी बना लेते हैं। किस प्रकार की दिखती है सेलेंसम जो है हमारी, कि एक तरह से डबल ल्यूमेन होता है उसमें, ये चीज ध्यान रखना।
इस प्रकार से जो है हमारे डबल ल्यूमेन की जो ट्यूब है वो दिखती है हमारे को, जो कि क्या काम में आती है हमारे। देखो डबल ल्यूमेन है जिसके दो ओपनिंग हो। अच्छा सॉरी, एक सेकंड। जिसकी दो ओपनिंग हो हमारे को दिख रही है। पहली जो ओपनिंग है वो हमारी कहाँ है, ये है हमारी फर्स्ट ओपनिंग। सेकंड जो है हमारी ये वाली ओपनिंग है। ये वाली जो ओपनिंग है, जो सेकंड ओपनिंग है हमारी, सेकंड जो ल्यूमेन है, ये किसका काम करता है? एयर वेंट का काम करता है। का काम करता है ये हमारे एयर वेंट का जो काम है वो करता है। और इसके अंदर जो है डिकम्प्रेशन ऑफ कंटिन्यूस सक्शन, इसके अंदर आप जो सक्शन करते हो तो वो डिकम्प्रेशन भी होता जाता है कि लाइक साथ के साथ में आप सक्शन भी कर सकते हो, फीड भी कर सकते हो। और वो जो सिंगल ल्यूमेन वाली थी उसके अंदर आप खाली नेजल गैस्ट्रिक, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे जो डबल ल्यूमेन, ध्यान रखना कोई सी भी ट्यूब है या कोई सा भी आपको जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डबल अगर ल्यूमेन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? डबल अगर आपको ल्यूमेन देखने को मिलता है, ल्यूमेन अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ज्यादा चांसेस होंगे किसके? इन्फेक्शन रिस्क के। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ल्यूमेंस डबल ओपनिंग का किसको कहता है, सिंगल का किसको कहता है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे 11 वर्ड आएगा हमें को ध्यान रखना है सिंगल होती है, और सेलेन सम पाएगा वहां पे हमारे को दूसरी जो डबल ल्यूमेन है वो होती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं। देन हम बात करते हैं हमारे एयर वेंट की क्लेम्ड करने के लिए एट द लेवल ऑफ स्टमक। एयर वेंट नहीं किया जाता और उसको कहाँ रखा जाता है? लेवल ऑफ स्टमक पर रखा जाता है, ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट भी बाहर निकल जाए और उसके थ्रू आप जो है उस पेशेंट को पेरेंटरल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर सके। देन हम बात करते हैं हमारे इंट्यूब्रेशन प्रोसेस की। इंट्यूबेशन प्रोसेस कैसा होता है? लाइक बोल तो दिया कि इंटी ट्यूब डालेंगे हम, एंडो सॉरी एनजी ट्यूब डालेंगे, लेकिन वो कैसी दिखती है? सबसे पहले ध्यान रखना एनजी ट्यूब वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ, अगर आपको चलो कोई डिजीज के बारे में भी बताना हो ना, तो उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो हाई फाउलर पोजीशन, नहीं यूं क्या वो क्या। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखने का कंटेंट बढ़ जाता है इस वजह से। और दूसरा, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ प्रैक्टिशनर। एज अ प्रैक्टिशनर आपको आना ही आना चाहिए कि पोजीशनिंग किसको कहता है। अब जैसे इंट्यूबेशन प्रोसेस प्रोसीजर में हम देखें, इंट्यूबेशन की जो प्रोसीजर है इसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलती है कि हमारे को हाई फाउलर पोजीशन देनी है। मेजर द नोज, ईयर लोब एंड इनफोइड, नोज से लेके हमारे ईयर लोब तक, देन जिम्फर्ड प्रोसेस तक जो जाती है ट्यूब, दैट इज नोन एज, ये जान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पूछ लेगा बताओ एनजी ट्यूब डालने की साइड बताओ। तो नोज टू ईयर लोब टू, सबसे पहले नाक से लेके हमारे को ईयर लोब तक, ईयर लोब से लेके देन जिम्फर्ड प्रोसेस तक जाना होता है। द लेंथ ऑफ इंसर्जन एंड मार्क एंड टेप, आपको कितना जो लेंथ ऑफ इंसर्जन है उसको भी मार्क करना है। देन आपको उस चीज को टेप कर देनी है ताकि वो फीडिंग की जो ट्यूब है वो इधर उधर हिले ना, इधर उधर डिस्लोज्ड ना हो जाए। इसके बाद में तीसरी चीज दे रखी है, लुब्रिकेट अबाउट द 4 to 6 इंचेस, 4 से 6 इंच तक जो ट्यूब है उसको लुब्रिकेट करो। देन किसके थ्रू? वाटर सोल्यूबल जेली के थ्रू। ऐसा वाटर सोल्यूबल जेली किसको कहते हैं कि जो ऐसे जेल लाइक जो ग्लिसरीन टाइप का जो स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है, जो जेल होता है जो कि वाटर के सोल्यूबल होता है, जो कि हमारे क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में वो किसी प्रकार का कोई एस्पायरेशन नहीं करता है। नॉर्मली जो है वो वाटर के साथ सोल्यूट हो जाता है और एक जो ल्यूब्रिकेशन है वो प्रोवाइड कर देता है, अंदर जाने के लिए जो है लचीलापन, जो चिकनाहट है वो दे देता है। अगर आपने याद रखना, सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने ऑयल का इस्तेमाल किया और वो तेल गलती से भी जो है, अगर वो तेल गलती से भी अगर है ना जो ब्रोंकस तक चला गया, वो ब्रोंकस तक चला गया तो एस्पायरेटेड निमोनिया होने के चांसेस है। अगर एनजी ट्यूब दी
एनजी ट्यूब में एनजी ट्यूब फीडिंग करा रहे हो, एनजी ट्यूब इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करोगे, एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा कि आप उसको जब पोजीशन, अगर वो गलती से, एंड यू यूज ऑयल, एंड यूज ऑयल इज ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट के लिए आपने यूज किया, और ऑयल स्पिल टू, ऑयल का स्पिल हो गया, हमारा जो ऑयल है वो का स्पिल हो गया, स्पिल हो गया हमारे ब्रोंकस में, ब्रोंकस में स्पिल हुआ, ब्रोंकस में स्पिल होने के बाद में क्या हो गया कि चोकिंग और क्या, सॉरी 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 नॉट चोकिंग, इससे स्पिल होने के कारण क्या हो जाता है, एस्पायरेटेड निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं, एस्पायरेटेड निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से याद रख लेना, इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लेना कि एनजी ट्यूब फीडिंग कराएंगे उस समय जब एनजी ट्यूब डालेंगे और ल्यूब्रिकेंट के रूप में अगर ऑयल का इस्तेमाल कर दिया तो ऑयल के ड्रॉप धीरे 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 हमारे ब्रोंकस के अंदर जब जाएंगे तो वहां जाके एस्पायरेटेड न्यूमोनिया कोज कर सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है, एस्पायरेटेड न्यूमोनिया हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत आती है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में भी कितनी बार पेशेंट चला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बना लेना इसको पोस्ट करके। देन हम बात करते हैं, किस चीज की बात करेंगे हम कि ना, जो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बेंड द हेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की टाइप में आपको करना है ताकि एपिग्लोटिस जो है हमारे गर्दन के अंदर, जो नेक के साइड में हमारे फेरिंक्स से लेके जो फेरिंग साइड में जो हमारे नेक के अंदर जो हमारा एपिग्लोटिस है, हमारा जो एपिग्लोटिस है उसको क्लोज करने के लिए आपको हेड को मूव कर देना है, इस प्रकार से हेड डाउन करते हैं हम जैसे, उस प्रकार से हेड को ऐसे कर देना है ताकि अंदर की जो एपिग्लोटिस है वो हमारी क्लोज हो जाए। जब हम हेड मूव करेंगे तब एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगी, एपिग्लोटिस जब क्लोज हो जाएगी तो एस्पायरेशन होने के चांसेस नहीं है, गर्ड होने के चांसेस नहीं है। गर्ड का मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जो हमने पिछली क्लास में उसके बारे में बात की थी कि कुछ भी खाने से एकदम से गेज रिफ्लेक्स हो जाता है, तो उस समय वो चीज ध्यान रखनी होती है, जो कि हमारे किसके अंदर इटिट्यूब सक्शनिंग का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या गर्ड, यानी इंटैक्ट रिफ्लेक्स जो है वो। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे कि एडवाइज द क्लाइंट टू स्वेलो एन एडवांस ट्यूब एंड ईच स्वेलोइंग, और उसको कहो कि आप निगल लो, आप जैसे इस प्रकार से निगलते जाओ, जब वो निगले तो उसको एडवांस यानी थोड़ी थोड़ी अंदर की साइड में आप पेशेंट को कहते जाओ, आप निगलते जाओ, हम जो ट्यूब डाल रहे हैं उसको, और वो धीरे धीरे जो वो एपिग्लोटिस खुलता जाएगा, हमारा ट्रेकियल जो थायराइड ग्लैंड है, सॉरी नॉट थायराइड ग्लैंड, हमारा जो ये ट्रेकियल जो वे है, हमारा जो विंड पे पाइप है, फूड पाइप है, वो ओपन होएगा, और उस समय आपको जो है उसको अंदर एडवांस करने का समय मिल जाएगा। इसके बाद में दे रखा है चोकिंग, और एक वर्ड याद रखना, जब भी आवे आपके सामने रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस, तो इसका एक छोटा सा ट्रायड होता है। ट्रायड का मतलब ये होता है कि एक तीन सिम्टम्स दिखे जाएंगे वो पर्टिकुलर एक डिजीज में, ताकि आपको जब वो तीन सिम्टम्स कहीं पूछ लिया जाए तो फट से आपके आ जाने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा जो बच्चों के अंदर होता है, उसमें ब्लू स्क्लेरा, डीफनेस, फ्रैक्चर देखने को मिलता है। सेम चीज अगर हम इसकी बात करें, हम किसकी, ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करें सिफाइलिस की, तो हंटिंगटन टेस्ट देखने को मिलते हैं, जो चमगादड़ के जैसे दांत होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर दूसरा जो है वो डीफनेस देखने को मिल जाता है, और तीसरा जो है वो आपको उसमें सेडल नोज डिफॉर्मिटी देखने को मिल जाती है। ट्रायड का मतलब होता है कि ऐसे तीन सिम्टम्स का ग्रुप जो पर्टिकुलर वो को दर्शाएगा कि जहाँ ये तीन डिजीज है वहां वो होगा। तो सेम हमारा रेस्पिरेटरी ट्रायड जो है, डिस्ट्रेस ट्रायड, वो क्या होगा, टोकिंग,
क्या होगा हमारा? चोकिंग। CHOKING। दूसरा होगा कफिंग। तीसरा क्या होगा हमारा? साइनोसिस। ब्लूइश कलर, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ये हमारा एक ट्रायड होता है, इसको लिख लेना। ट्रायड को वैसे तो मैं इस प्रकार से बनाता हूँ ताकि अच्छा सुंदर दिखे, हमारे को याद करने में आसानी हो। आपका जैसा मन करे बना लेना। जिसमें हमको देखते हैं चोकिंग, जिसका मतलब वो गर्दन में हलक में जो अटक जाना होता है जिसको कहते हैं। कफिंग, बार बार खांसता है, खांसने का प्रयास करता है ताकि वो चीजें जो है बाहर निकल जाए। तीसरी चीज है साइनोसिस, जो चीज आपके अटक गई है, जो कि आपको अंदर ब्लड के अंदर भी अगर किसी प्रकार से कोई डिस्कम्फर्ट पैदा कर देती, तो उस वजह से आपको साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखने को मिलता है। क्योंकि जो आपको क्या मिल जाता है वहां पे देखने को कि भाई इंसान के अंदर क्या हो गया है, इंसान के अंदर क्या हो चुका है, ब्लॉकेज ऑफ एयरवे हो चुका है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, इफ द फीडिंग इज प्रिस्क्राइब्ड एक्सरे कंफर्मेशन शुड बी डन बिफोर द फीडिंग। फीडिंग ट्यूब अगर डालनी है तो उससे पहले एक्सरे करना पड़ेगा। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर, ये लिख लो, कंफर्मेटरी टेस्ट और डायग्नोसिस और सॉरी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को हम ऐसे ट्रायंगल बना के SIS भी लिख सकते हैं। और किसके लिए? एनजी ट्यूब के लिए, एनजी फीडिंग के लिए। तो इसमें आ जाती है हमारी, क्या आ जाती है? एक्सरे। क्या आ जाती है हमारे? एक्सरे आ जाती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एनजी ट्यूब फीडिंग के जो इंस्ट्रक्शन है उनके अंदर मेन चीजें हमारे को तीन चीजें ध्यान रखनी है। पूरी जो स्लाइड है इसके अंदर, पूरी जो हमारी स्लाइड है इसके अंदर हमारे को तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो चीज आती है वो ये क्या आ जाती है कि हमारे को जो है लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कब करना है और कौन सा लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना है। वाटर सोल्यूबल जेली का इस्तेमाल करना है, ऑयल का नहीं करना है, क्योंकि एस्पायरेटर निमोनिया होने के चांसेस होती है। दूसरी चीज है इसका मेजरमेंट होगा ईयर, नोज से लेके ईयर लोब देन जिम्फर्ट प्रोसेस तक होता है। तीसरी जो हमारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर हो जाता है उस पेशेंट को, तो उसका ट्रायड हमारे टोकिंग कफिंग देखने को मिलता है। तीसरा जो होता है साइनोसिस भी देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार से कोई पेशेंट जो है वो करता है तो फट से तुरंत प्रभाव से ट्यूब को आपको बाहर ले लेनी है और एक्सरे के थ्रू ही पता चलेगा कि भाई इंसान के अंदर सही से जो ट्यूबिंग का प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। बाहर से कैसे पता चल सकता है? वो तो पेशेंट कुछ भी कह देगा। देन हम बात करते हैं किसकी? हमारे असेसमेंट ऑफ प्लेसमेंट की। द मोस्ट रिलायबल मेथड टू डिटरमाइन द प्लेसमेंट इज बाय रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के थ्रू ही होगा। जैसे हमने देख लिया था, रेडियोग्राफी यानी एक्सरे का जो डायग्नोसिस है उसके थ्रू पता चल जाएगा। असेस द ट्यूब प्लेसमेंट बाय एस्पिरेटिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट एंड मेजर द पीएच। गैस्ट्रिक कंटेंट जो है उसको आपको क्या करना है? एस्पायरेट करना है, यानी कि उसको थोड़ा सा एनजी ट्यूब से निकालना है सिरिंज में, और उसका जो पीएच है वो देखना है। पीएच जो है 4 तक होना चाहिए या 6, 6 से ज्यादा अगर हुआ तो ये दिखाता है 4 या 4 से कम होना चाहिए पीएच। अगर एनजी ट्यूब में नॉर्मल पीएच पता है हमारे को कितनी होती है? नॉर्मल पीएच हमारी कितनी होती है? नॉर्मल जो पीएच होती है वो होती है हमारी 7.35 टू 7.45। तो इसमें अगर आपको अगर 4 या 4 से जो कम है वो दिखने को मिलता है तो वो पीएच एकदम करेक्ट है, यानी प्लेसमेंट स्टमक के अंदर हुआ है, कहाँ हुआ है? स्टमक में हुआ है, यानी ट्यूब जो है वो पेट में ही है। अगर पीएच जो है 6 या 6 से ज्यादा देखने को मिलती है, तो अगर 6 या नहीं 6 से ज्यादा अगर देखने को मिलती है, देन इंटेस्टाइनल प्लेसमेंट कहलाता है वो।
क्योंकि अगर 6 से ज्यादा देखने को मिले यानी एल्कलाइन चीज है, और एल्कलाइन जो कंटेंट होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और एसिडिक कंटेंट हमारे स्टमक में होते हैं, दैट मीन्स कि वो 4 से कम ही जाएगा। तो इंटेस्टाइनल प्लेसमेंट को दर्शाती है, ये चीजें आप लिख लेना। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ना, ये नॉर्मल कंटेंट नहीं है, तो आपको पर्टिकुलर हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको आगे चल के जब चीजें हैं वो पढ़ने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। पर्टिकुलर चीज का आपको पर्टिकुलर जगह पे आ गया एनजी ट्यूब फीडिंग को 5 नंबर में दर्शाओ, वहां दर्शाने में आपको समय लग जाएगा, होश उड़ जाएंगे कि कॉपी कैसे भरूं मैं। कॉपी भरने के लिए आपको पर्टिकुलर लाइन का मतलब, वो चीज क्यों हो रही है, ये सारा आना चाहिए। एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं एनजी ट्यूब के अंदर पीएच की वैल्यू 4 से कम क्यों, क्योंकि स्टमक में है, वो 4 से कम है स्टमक में, मतलब एसिडिक एरिया में है, एसिडिक वैल्यू है उसकी। और अगर पीएच 6 से ज्यादा है तो उसकी बेसिक या एल्कलाइन वैल्यू है। तो ये चीजें नॉर्मल सी है जिसको हमारे को पता होना चाहिए। देन हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो पीएच आती है उसमें, इंसर्टिंग द 5 to 10 ml of air into the nasogastric tube and listening to the rush of air over the stomach and stethoscope। आपको एनजी ट्यूब को रखने के बाद में 5 से 10 ml जो एयर है वो एनजी ट्यूब के थ्रू इंसर्ट करनी है, और अंदर एयर का जो रश है ओवर द स्टमक, स्टमक पे जो एयर का रश है उसको स्टेथोस्कोप के थ्रू आपको स्कल्टेट करना है या सुनना है। देन मैं बात करूँ पिंक नर्सिंग क्लासेस में, आपको 12th के बाद अपना करियर बनाने का नर्सिंग में मेरा अवसर मिलता है, जहाँ पे आपको जीएनएम का कोर्स 2 साल का, सॉरी जीएनएम का कोर्स 3 साल का और एएनएम का कोर्स 2 साल का मिलता है। फीस बड़ी किफायती है, यहाँ पे मात्र 45,000 रुपए में आपको पर ईयर की जो फीस है, एएनएम की है, 2 साल का कोर्स है, 90,000 में पूरी भी एएनएम आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा हमारे जीएनएम जो है 65,000 रुपए जो है पर ईयर की फीस है, और इसके थ्रू आप 3 साल का कोर्स करके एज अ वेरीफाइड नर्स बन सकते हो, हॉस्पिटल ड्यूटीज कर सकते हो। होप आप अपने फ्रेंड्स को बताइए। देन हम बात करते हैं रिमूवल कैसे करना होता है। तो सबसे पहले कि पेशेंट को कहो कि आपको डीप ब्रीथ लेनी है, डीप ब्रीथ लेने के बाद में आपको जो है वो होल्ड करके रखनी है। देन उस समय जब वो आपको होल्ड करोगे तो आप धीरे धीरे जो ट्यूब है उसको निकाल लोगे इवनली ओवर द कोर्स ऑफ 3 से 6 सेकंड के समय। और इस पूरे प्रोसीजर को एक मैनुअर नाम दिया गया है। मैनुअर मैंने बताया है जिसको हम क्या कहते हैं, मैनुअर क्या होता है, हैंड हैंड के थ्रू जो आप टेक्निक करते हो, इस मैनुअर का नाम आप लिख लेना, इट्स वल्सावा मैनुअर, वल्सवा मैनुअर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वल्सवा मैन्यूअर का, अगर पूछ लेवे कि वल्सवा मैन्यूअर किसको कहता है तो आपको ये चीज आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पेशेंट को कहना है भाई तू डीप ब्रीथ ले, डीप ब्रीथ लेने के बाद में तेरे को क्या करना है, यहाँ पे उसको होल्ड करके रखना है, और स्लोली जो है हम वो चीज को, जो ट्यूब है उसको निकाल लेंगे। देन मैं आता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके अंदर ट्यूब जो फीडिंग है वो किस किस प्रकार की होती है। अगर मेरे को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब करनी है तो नोज से स्टमक तक की होगी। अगर मेरे को नोजोडिडोनियल करनी है या नेजोजेजुनियल करनी है तो ने, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से नोज से लेके डिओडेनम तक होनी चाहिए, नोज से लेके जेजुनियम तक होनी चाहिए, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, इलियम, जेजुनियम, देन अगर मेरी गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो उस समय मैं डायरेक्ट स्टमक वाली जो एनजी ट्यूब है वो फीड कराऊंगा, उसके थ्रू फीड कराऊंगा। अगर मेरे को जेजुनेस्टमी वाला पेशेंट मिलता है जिसके जेजुनियम को कट कर दिया गया है, स्टमी जिसके पीछे एक्टमी लग जाता है, स्टमी हुई है जिस पेशेंट की जो है जेजुनियम स्टमी हुई है, तो उस समय जो है जेजुनोस्टमी, तो जेजुनियम के अंदर आपको डायरेक्ट फीडिंग करानी होती है। ये पर्टिकुलर नाम है साइट से जहाँ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेट करोगे सर आप, हमारे को सब बता दिया ये एडमिनिस्ट्रेट करो, लेकिन बोलस रिजेंबल नॉर्मल मील फीडिंग पैटर्न, नॉर्मल खाना खाते हैं उसी प्रकार से, ऐसा नहीं है इंजेक्शन में दाल भर के ठूल दी, कड़ी भर के ठूल दी, नहीं। आपको नॉर्मल रिजेंबल करता है, वो उस चीज को उसी के थ्रू दर्शाता है कि आपको उस समय
नॉर्मल फीडिंग की झलक हो, उसको कहते हैं बोलस, जो कि थोड़ा लार्ज अमाउंट में फ्लूइड जिसको दिया जाता है ताकि पेट जो है नॉर्मल रहे। देन हम बात करते हैं किसकी, हमारी administration consists of 300 to 400 ml of formula given over the 30 to 60 minute period। यानी कि आपको क्या करना है, आपको 300 से 400 ml का जो फॉर्मूला है उसको 30 से 60 मिनट पर ये आर के अकॉर्डिंग 30 से 60 मिनट में आपके पीरियड में आपको उसको फॉर्मुलेट करके एडमिनिस्ट्रेट करना है एवरी 3 to 6 आवर, हर 3 से 6 घंटे के बीच में। देन ट्यूब फीडिंग, जिसको हम गैस्ट्रिक गेवाज भी कहते हैं, गैस्ट्रिक गेवाज कहते हैं, ध्यान रखना, जिसमें हम गिव देते हैं। याद रख सकते हैं हम गैस्ट्रिक लेवाज और गैस्ट्रिक को कैसे याद रख सकते हैं, तो गैस्ट्रिक लेवाज, गैस्ट्रिक गेवाज। लेवाज का मतलब क्या होना, लेना, एल फॉर लेना, तो लेने का ही वो हो जाता है, यानी हम उससे क्या करते हैं, टू गेट, हम गेट। और गेवाज, गेवाज मतलब गिव, देना, तो टू गिव, इस चीज को हम कहते हैं गैस्ट्रिक लेवाज और गैस्ट्रिक गेवाज। पोस्ट करके लिख लिया करो, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिखा के मिटा दूं अगर, तो आप पोस्ट कर लेना, रिमाइंड करके आप उसको लिख सकते हो। देन हम बात करते हैं गैस्ट्रिक गेवाज इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग द फ्लूइड 7 न्यूट्रिएंट थ्रू द ट्यूब। 7 तरह के न्यूट्रिएंट को जो है हम जो गैस्ट्रिक गेवाज के थ्रू है दे सकते हैं। द पास द इसोफेगस टू स्टमक थ्रू द नोज, नोज से इसोफेगस से लेके लास्ट स्टमक तक जाता है। माउथ थ्रू ओपनिंग मेड द एब्डोमिनल वॉल, मुंह से लेके एब्डोमिनल वॉल की जो ओपनिंग है वहां तक। ओरल इंटेक इनएडिक्वेट और इम्पॉसिबल, जब आप ओरल इंटेक नहीं ले पाते हो माउथ से लेके इसोफेगस तक, तब उस समय हम जो है क्या करते हैं, में भी किसी प्रकार का कोई डिजीज हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसकी वजह से नरोइंग स्टेनोसिस हो जाए, इसोफेजियल एट्रेसिया, कुछ भी कंडीशन हो, तो उस समय जो है हम एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसोफेगस और स्टमक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा तो हम क्या, सॉरी, माउथ और एब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी तो इसोफेगस से लेके स्टमक तक थ्रू नोज हम पहुंचाएंगे खाने को, कि भाई तू इस गेट से नहीं जा सकता, दूसरे गेट से हम तुझे खाना पहुंचाते हैं, चिंता मत कर, तुझे ऐसे ही हम नहीं छोड़ देंगे। पोजीशन पता है, आई फाउलर पोजीशन देंगे। ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 18, 22 और 26 जो है हमारी ट्यूब की जो लेंथ है वो होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, इतना कुछ खास इसमें पढ़ने लायक है नहीं, बस पर्टिकुलर हमारे को क्राइटेरिया और पॉलिसीज पता होनी चाहिए कैसे क्या है। Then feeding may be given in the interval of 2 to 3 to 4 hours and the amount is not exceeding than 150 to 300 ml feeding. The total amount of the 24 आवर वेरीज फ्रॉम 2000 to 3000 ml। 2-3-4 घंटे के अंतराल में 150 से 300 ml तक फीडिंग करानी, और पूरे दिन का जो होना चाहिए वो 24 घंटे में आपको कम से कम 2000 से लेके 3000 ml तक जो है फीडिंग करा देनी है। और ड्रिप मेथड का इस्तेमाल करते हो तो है ना, आपको 30 से 60 ml पर मिनट से ज्यादा उसको एक्सीड नहीं करना है, ओवरफ्लो नहीं करना है। देन हम बात करते हैं कि हम अगर ओरोगेस्ट्रिक, सॉरी, introduce the tip of the tube into the left nostril because nasal septum is deviated into right। क्या होता है ना कि हमारा जो नोज है, वो हमारा जो अगर नोज है, ये हमारा नोज है, ये हमारे दो नोस्ट्रिल्स होते हैं नोज के। ये हमारे नोज के जो दो नोस्ट्रिल्स है, इसमें ये हो गया हमारा राइट नोस्ट्रिल, सॉरी ये हो गया हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल। ऐसे देख रहे हो ना आप, तो लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाओ तो मेरा राइट हो जाता है, ऐसे देखो तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये हो गया हमारा राइट नोस्ट्रिल। तो हमारे को किससे करनी है, हमारे को ट्यूब फीडिंग जो स्टार्टिंग कहाँ से इंसर्ट करनी है, हमारे को लेफ्ट नोस्ट्रिल से करनी है।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्यों करनी है? क्योंकि राइट वाला जो है सेप्टम यानी इसको और इससे अलग करने वाला जो ब्रिज है वो कौन बनाता है हमारा? वो डेविड कहाँ से होता है? हमारे राइट नोस्ट्रिल से होता है। तो इस वजह से यहाँ से आपको ट्यूब नहीं फिट करनी है, इस साइड से करनी है। लेफ्ट वाले में फर्स्ट टाइम लेफ्ट वाला जाएगा। देन हम बात करते हैं कि अगर हमारे को जो है क्या करनी है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करानी है यानी ओरली फीडिंग करानी है, तो हम किससे कराएंगे ओरली फीडिंग? ओरल जो फीडिंग है वो हम कराएंगे किससे? हमारी जो लिप से मेजरमेंट लेके स्टर्नम तक की कराएंगे, लिप से स्टर्नम तक की जो है ओरल फीडिंग जो है हम कराएंगे, ये चीज ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग की। आर्टिफिशियल फीडिंग कब कराई जाती है? जब बच्चा जो होता है, देखो कंडीशन समय सामने दो प्रकार की कंडीशन आती है। एक मदर जो चाहती है कि मैं मेरे बच्चों को दूध पिलाऊं, लेकिन वो नहीं पिला पाती, पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। मान लो बच्चे की माँ को जो है HIV है, या माँ को जो है डायबिटीज है, या माँ को जो है किसी प्रकार की कोई इन्फेक्टेड या फिर कंटामिनेटेड डिजीज है कि भाई उसके थ्रू बच्चे में चले जाए, सिफाइलस है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है, उन कंडीशन में माँ जो है चाहती है फिर भी नहीं पिला पाती, क्योंकि बच्चे को रिस्क होता है, न्यूमोनिया के अंदर है, या फिर ब्रेस्ट गॉर्गमेंट जो है, निप्पल के जो गॉर्गमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें दूध जम जाता है, निप्पल श्रिंक हो जाती है और निप्पल जो स्टक हो जाती है, रिजिड हो जाती है उन कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जो माएँ होती हैं जो कि दूध नहीं पिलाती हैं। क्यों नहीं पिलाती? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका फिगर मेंटेन रहे। जैसे बड़े-बड़े हीरो हीरोइन्स होती हैं, या फिर सॉरी नॉट हीरो हीरोइन्स जो होती हैं, या फिर कोई ऐसी वर्किंग वुमन होती है जो कि बस खाली डिलीवरी तक घर पे रुकती है, उसके बाद में जब ब्रेस्ट फीडिंग कराने की बारी आती है तब वो नहीं करा पाते, तो उन सब में आर्टिफिशियल फीडिंग का इस्तेमाल होता है। वैसे तो माँ को अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना ही चाहिए, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे को नेचुरली इम्यून रखता है, और बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें एक अच्छा फैक्टर है। दूसरी चीज है फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट विदाउट फूड इज एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। फीडिंग आर्टिफिशियल बिना ब्रेस्ट मिल्क के, माँ के दूध के बिना जब वो बच्चे को दूध पिलाया जाता है या फीड कराया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज सब्सटीट्यूटेड बाय काउ मिल्क। अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं होगा तो उसका सब्सटीट्यूट, जो उसका तोड़, उसका जो जोड़ है वो क्या होगा? हमारा काउ मिल्क होगा। काउ मिल्क के अंदर आपको क्या कर देना है? ह्यूमन मिल्क की तरह ही वो डाइल्यूटिंग होता है, डाइल्यूट कर देना है ह्यूमन मिल्क की तरह। शुगर को ऐड करके और थोड़ा सा उबाल लेना है और उसको डाइल्यूट कर देना है, और वो जो काउ मिल्क है वही जो है ह्यूमन मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं एक ऑनलाइन बेच जो पिंक नर्सिंग क्लासेस हमारे लिए लाया है, दैट इज एएनएम एंड जीएनएम बैच। एएनएम का जो बैच है वो 215 रुपए का पर मंथ सब्सक्रिप्शन, और जीएनएम का 267 रुपीज का पर मंथ सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। इन केस आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में अनेबल हो, तो उस समय जो है आप इस प्रकार से अपनी जो क्लासेस है उसको अरेंज कर सकते हो, और आपकी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रख सकते हो। देन हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूला। देखो नॉर्मल से वर्ड दे रखे हैं जिसमें हमारे को कोई इतना खास दे नहीं रखा कि द मिल्क ऑफ फॉर्मूला शुड बी प्लान टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट विच इज बेस्ड ऑन हिज एज एंड वेट। एज और वेट के आधार पर जो है हम फॉर्मूला फीडिंग को प्लान कराते हैं। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इफ एन इन्फेंट इज फॉलो। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होता है वो इन्फेंट को दिया जाता है अगर वो फॉलो करता है, तो जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नहीं, इन्फेंट तो क्या फॉलो करेगा? पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करते हुए हमने ये कुछ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है। कैलोरी जैसे 110 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो गया। फ्लूइड रिक्वायरमेंट हो गया तो 165 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो गया। अगर हमारा जो मिल्क रिक्वायरमेंट है वो कितना हो गया? हमारे 100 से लेके 130 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो गया। नंबर ऑफ फीड इन 24 आवर ऑफ इंटरवल। 24 आवर ऑफ इंटरवल में 7 बार फीड कराना है, यानी पर 3, यानी 7 3 जा 21, यानी कि 7 टाइम्स जो है अगर आप इंटरवल लेते हो तो 24 घंटे में हर 3 आवर्ली आपको जो है फीड कराना है। 21 ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो बच्चे का मंथ देख लो कितना होना चाहिए। 1 महीने का अगर वो बच्चा है और उसका वजन है 4 किलो,
तो आपको फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैसे कर देनी है, 150 को 4 से इंटू कर दो, 600 ml हो जाएगा। अगर मिल्क रिक्वायरमेंट की बात करें तो 115 इंटू 4 कर दो, कितना है 200, 460 हो जाएगा। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करो तो वाटर रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 600 में से 460 को घटा दो, ठीक है, डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट वैल्यू देखनी है। तो 140 ml जो है 460 मिल्क के अंदर डाइल्यूटेड है, ये हमारे को पता चल जाएगा। देन हम बात करते हैं कैलोरी अवेलेबल फ्रॉम द मिल्क, कैलोरी कितनी मिलेगी, तो 460 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 30/20 ऑफ कैल्शियम एंड 30 ml ऑफ मिल्क। इसके अंदर आ जाएगा हमारे 307 जो है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 110 इंटू 4 करेंगे हम तो 44, सॉरी 440 हो जाएगा। फिर अगर हमारे को बैलेंस करना होगा तो 440 को हम 307 जो हमारे कैलोरी अवेलेबल इन मिल्क है उससे माइनस कर देंगे, डिफरेंशिएट करके 113 आ जाएगी। सेम चीज है, अमाउंट ऑफ शुगर जो है उसको करेंगे तो कैलोरी 15 से डिवाइड कर दो 9 टेबल स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून में 15 कैलोरी होती है। So finally we prepared the milk formula for the day is to take like 460 ml of milk by 140 ml of water and add the tablespoon of the sugar by boiling and keep it refrigerator. For the each feeding, take the 85 ml of milk, warm it and feed the baby. ये फॉर्मूला जो है इस प्रकार से हम फॉर्मुलेट करके जो है बेबी की जो वैल्यू है नॉर्मल सी वो हम निकाल लेते हैं। होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एनजी ट्यूब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ल्यूमेंस के फोटो देख लेना, सिंगल ल्यूमेन 11 जो ट्यूब है वो कैसी होती है, सेलिम जो हमारे असम पे वो कैसा होता है। थैंक यू सो मच।